हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो हमने सो फार काफी ज्यादा टॉपिक्स जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कवर कर लिए हैं। वी हैव read about American Revolution, French Revolution, then we have done Italy unification, German unification, वर्ल्ड वॉर 1 कर लिया है। ठीक है, तो ये मेजर इवेंट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि यूरोप में उस टाइम पे चल रहे थे ना, आफ्टर एनलाइटनमेंट फेज। नाउ अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में ऐसी क्या चीजें हुई कि डेट एक्चुअली लेड टू द मोर डिस्ट्रक्टिव वॉर, दैट इज अ वर्ल्ड वॉर 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटर वॉर पीरियड, जिसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए एंड क्या क्या इवेंट्स हुए दैट लेड टू द वर्ल्ड वॉर 2। थोड़े ही थोड़े लेक्चर्स रहे हैं, वी विल फिनिश आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद कुछ छोटे छोटे इवेंट है लाइक कोरिया वॉर, ग्रेट डिप्रेशन, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, वो थोड़े थोड़े टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उनसे एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, बट वो मेजर इवेंट है जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जिस्ट है, जो कि आप ऑप्शनल में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शनल लेट्स से नहीं कर पाते हैं या इन बिटवीन दूसरा ऑप्शन भी चूज करते हैं, तो ये फॉर जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। ठीक है। तो उसके बाद हम लीग ऑफ नेशन जो है वो फॉर्म हुआ था, दैट इज फॉर इंटरनेशनल पीस। ठीक है। जिसमें ये डिसाइड किया था कि अलाइड वॉर पावर्स और 32 अलाइड न्यूट्रल नेशंस जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे। सो इमेजिन सेंट्रल पावर्स जो की थी लाइक जर्मनी, उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। जर्मनी एंड रशिया एक्सक्लूडेड। ठीक है। अब हम देखते हैं, तो उस लीग ऑफ नेशन में ये डिसाइड किया था कि देयर विल बी अ टेरिटोरियल लॉसेस जो जर्मनी ने एक्वायर किए थे लाइक अल्सैक एंड लॉरेंट टू द फ्रांस, जो कि मैंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर डिस्कस किया है। आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। देन फ्रेंच की बॉर्डर जो है, फ्रांस की बॉर्डर, वो एक्सटेंड कर दी थी लाइक टिल राइन रिवर। ठीक है। जर्मनी को ये बोला था कि उसकी जो भी पैसिफिक और अफ्रीका के अंदर जो भी कॉलोनीज है, जर्मनी ने वो सरेंडर कर दी थी। तो आप देखना 1917 1918 का वो फेज था जब मैंने कोलोनाइजेशन आपको कराया था, और डीकोलोनाइजेशन भी, जहां पे जर्मनी ने काफी सारे कॉलोनीज जो है वो सरेंडर कर दी थी, और वहां की कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगी थी और इंडिपेंडेंट हो रही थी। जर्मनी को कंप्लीटली डी आर्ममेंट कर दिया था कि इसके पास कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं रहेगा। उसका साइज जो है जर्मन आर्मी का वो काफी ज्यादा लिमिट कर दिया था, ताकि जर्मनी कभी भी फ्यूचर में नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक करने का ना सोचे। जर्मनी को प्रोहिबिट कर दिया था कि वो कोई भी इंपोर्ट नहीं करेगा और ना ही मैन्युफैक्चर करेगा लाइक वेपन्स एंड वॉर मटेरियल। एंड जर्मनी was forbidden to build any और buy any submarines और एयरफोर्स। तो ये जो है सैंक्शन, ये काफी हार्श सैंक्शन थे, क्योंकि हर कंट्री वहां पे एक तरीके से अपनी अपनी चीजें कर रही थी। अगर कोई कंट्री हार गई है, इट डज नॉट मीन कि उस पर इतनी तरीके से सैंक्शन लगाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आप जिस पे जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस करते हो, और इंसान हो जैसे कि किसी के कुछ पेरेंट्स कर देते हैं या फ्रेंड्स कर देते हैं या रिलेशनशिप में कर देते हैं, वो उतना ही ज्यादा इंसान आगे फ्रीडम के लिए एक्वायर करता है और उस बर्डन से बाहर निकलना चाहता है, उस बाउंडेशन से बाहर निकलना चाहता है। सिमिलरली जर्मनी ने भी यही किया। इतने सारे सैंक्शंस उस पर लगा दिए, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था इकोनॉमिकली, मिलिट्री, पॉलिटिकली। और एक वॉर ह्यूमिलेशन था जो वो सबसे अलग। वॉर में सभी को इंक्लूड था, रशिया भी था, जर्मनी था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, इनफैक्ट यूएसए था। बट सिर्फ जर्मनी पे जो सैंक्शंस लगाए गए विद द हेल्प ऑफ लाइक अलाइड पावर मीटिंग के बाद, तो वो काफी ज्यादा एक ह्यूमिलेटेड था। और ये ह्यूमिलेशन जो थी वो आप देखोगे धीरे धीरे इन द डेवलपमेंट ऑफ Nazism and fascism in Italy and Germany। मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। ऑलरेडी डिस्कस वॉर गिल्ट था, कि वॉर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डायरेक्टली सिर्फ जर्मनी शोल्डर पे डाली गई थी, जबकि सभी कंट्रीज इन्वॉल्व थे पर जर्मनी के शोल्डर पे डाली गई थी। जर्मनी एक्चुअली फोर्स टू पे अलाइड $33 बिलियन इन वॉर रिपार्टेशन ओवर 30 ईयर्स। 30 सालों में उनको 30-33 डॉलर का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी, आपको सबको ही पता है, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जो उनपे सैंक्शंस लगाए गए थे, अभी 2010 के अंदर जर्मनी वो सारे सैंक्शंस जो हैं और जो उनपे जो फाइन लगा है वो उन्होंने अब जाके चुकाया है। सो इट्स सो मच ह्यूमिलेशन फॉर जर्मनी इन होल ओवर द वर्ल्ड। तो इसी की वजह से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, और उसका ही एक रीजन था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिटलर को और जर्मनी को हराना वॉज इम्पॉसिबल। सारी अलाइड पावर एक तरफ हो गई थी, जर्मनी अकेले, रशिया, यूएसए,
और आप बोलो ब्रिटेन और फ्रांस इन सब से लड़ रही, ठीक है। नाउ इंटर वॉर पीरियड की बात करते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे दो फिलोसफीज डेवलप हुई, दैट इज अ फासिज्म एंड नाजिज्म। फासिज्म जो है वो मोस्टली सिर्फ इटली तक नहीं, जर्मनी में भी थी, स्पेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो था, पोर्तुगल एंड पोलैंड तक भी गई थी। फासिज्म का मतलब होता है यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। यूनिटी का मतलब होता है दे एक्चुअली एक्वायर फॉर यूनिफिकेशन ऑफ नॉट ओनली इटली बट द सेम कल्चर जिनका हो, ठीक है। नेशनलिज्म उनमें होना चाहिए, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट हियर नेशनलिज्म, कि अगर आपको नेशनलिज्म होना चाहिए दैट शुड बी एक्सट्रीम नेशनलिज्म। अगर आप में नेशनलिज्म की भावना नहीं है तो आप कंट्री के लिए ना तो सैक्रिफाइस कर सकोगे और ना ही किसी कंट्री के अंदर जाके वॉर कर पाओगे। यही एक रीजन था, मैं आपको बताऊंगी कि वियतनाम वॉर के अंदर वहां के सोल्जर्स में एक एंथुजियाज्म नहीं था, एक नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, जिसकी वजह से वो वॉर जो है वो काफी साल तक लड़ा गया। लेकिन अगर यहाँ की बात करें 1919 से 39 की अगर बात करें तो 20 साल का पीरियड था, और 20 साल के अंदर इतना ज्यादा ट्रेंड फासिज्म था यूरोप, इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर, कि मतलब दे वांटेड टू डाई फॉर देयर मदरलैंड, देयर फादरलैंड, ठीक है। वो नेशन उनके लिए एक सिंगल एंटाइटी थी, उसके लिए वो फोर्सेस इकट्ठा कर रहे थे, और वो इस तरीके की भावना थी जो कि हमें देखने को मिली, ठीक है। यहाँ की कंट्री ने, इटली ने एक्चुअली दे प्लाजो विदोलिनी एक पैक्ट साइन किया था 1925 में, विच एक्चुअली अक्वायर फॉर कॉर्पोरेटिव सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक, कि बहुत सारे लेबर यूनियंस बनेंगे और वही देखरेख करेंगे जिनको आज हम इंडिया के अंदर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम जो है वो उस टाइम पे इटली के अंदर डेवलप किया गया था। ऑब्वियसली दे वर अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, दे वर अगेंस्ट द कम्युनिज्म एज वेल। तो बेसिकली उन लोगों ने खुद का एक सिस्टम डेवलप किया ताकि कभी भी उनको वो कैपिटलिज्म जो है उनको इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना करे। रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स हम कह सकते हैं, और वर्कर्स के अंदर सिर्फ वर्कर्स नहीं आएंगे, इट इज अ यूनियन ऑफ सोल्जर्स एज वेल, तभी तो उसमें उनमें नेशनलिज्म की भावना जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन फाउंड किया, ठीक है। देन यूनियन चार्टर बनाया लेबर का अलग से, उनके उनके वर्कर स्ट्राइक वगैरह बैन की, क्योंकि वहां पे सब कोई इक्वल है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी को अपोज किया और रिजेक्ट किया मल्टी पार्टी सिस्टम, उन्होंने वन पार्टी सिस्टम को डेवलप किया था। एंड वहां पे उस टाइम पे मुसोलिनी की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो एक टाइम तो इलेक्शंस हार गए थे, बट उनकी पावर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी करिश्मा की वजह से उनको लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूज के रखा था, ठीक है। बिकॉज वो बोलते हैं कि यूथ को लेके आओ, यूथ शुड बी द मेन की एलिमेंट, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, यूथ के बारे में सोचना, यूथ आर द न्यू एनर्जी, दे आर द लाइक फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। तो जब इस तरीके से उन्होंने यूथ यूथ पे फोकस किया तो ऑब्वियसली पीपल एक्चुअली लाइक दिस आइडिया, क्योंकि इस तरीके का यूथ पे एम्फेसाइज यूरोप में आज से पहले कभी नहीं किया गया था, ठीक है। दे एम्ड एट क्रिएटिंग अ न्यू सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी, जिसमें एकदम एक न्यू एलिमेंट्स हो, लाइक नेशनलिज्म, यूनिटी, स्ट्रेंथ, लाइक दिस। पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा चालू हुए थे, बिकॉज ऑब्वियसली और साइमल्टेनियसली अगर आप देखो तो ये सिर्फ यूनिटी के बारे में नहीं, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में भी बोलते हैं। इन लोगों को एक मोटो था कि जिस तरीके से हम पे इस तरीके से सैंक्शंस लगाए गए हैं, हमें ह्यूमिलेट किया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वी नीड टू इंक्रीज आवर मिलिट्री स्ट्रेंथ, कि फ्यूचर में कभी भी ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्री अगर हम पे अटैक करे तो हम लोग बहुत तरीके से रेडी रहे। दे फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन ऑल्सो, इसी पे उन्होंने फोकस किया। तो अगर हम देखें फासिज्म इन इटली, तो बेनिटो मुसोलिनी जो था वॉर वेटरन थे वर्ल्ड वॉर वॉर के अंदर, ठीक है। जब विक्ट्री के बाद भी इटली को उनको ड्यू जो एंड था वो नहीं दिया गया था, इसलिए इटली डिससेटिस्फाइड था, और जर्मनी पे वॉर ह्यूमिलेशन लगाया गया था, इसलिए जर्मनी डिससेटिस्फाइड था। तो वॉर ड्यू इन्होंने बोला इटली ने कि ब्रिटेन, फ्रांस ये अपनी मर्जी से इन्होंने अपने खुद की टेरिटरीज जो है वो ले ली है, बट इटली के अंदर ऐसा नहीं था। इटली की काफी कॉलोनीज जो अफ्रीका के अंदर थी, उनको जो प्रॉमिस की गई थी वो नहीं दी गई थी, इनफैक्ट उनसे छीन ली भी गई थी। तो इसलिए मिसोलिनी ने एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और डेवलप की फिलोसफी ऑफ फासिज्म, विच आई मेंशन दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। बहुत सारे रीजन थे, बट मेनली अब जो रीजन था वो यही था कि पीपल वेलफेयर नहीं हो रहा था डिस्पाइट यूनिफिकेशन। देन वर्ल्ड वॉर वन के अंदर इन्वॉल्व हुआ, बट इटली को उनका ड्यू शेयर नहीं मिला। सोशलिस्ट मूवमेंट्स जो थे वो काफी ज्यादा डेवलप हो रहे थे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड जो थे वो एक्चुअली फियरफुल थे सोशलिज्म के राइज होने के लिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पे एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी जो है वो शुरू होने लग गए, ठीक है। उसकी इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट भी वॉर डिसाइड कैप्चर
डिक्लेयर कर दिया था टू कैप्चर इस्ट्रिया एंड डलमाशिया, लेकिन वॉर के बाद उनकी ऑस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल नहीं हुई थी। 1921 के अंदर मैंने आपको बताया इलेक्शंस के अंदर मुसोलिनी को बहुत कम वोट्स मिले, डिस्पाइट दैट ही वाज वेरी फेमस इन इटली। 1922 में ही लॉन्च अ मार्च अगेंस्ट टू रोम, जिसमें इनका ये था कि आपको पता ही होगा इटली का जब यूनिफिकेशन हुआ था तो रोम को एक छोटा सा इंडिपेंडेंट बनाया गया था और उनकी पावर जो है वो कैथोलिक चर्च के हाथ में होगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द इटली यूनिफिकेशन। तो उस टाइम पे मुसोलिनी ने मार्च अगेंस्ट रोम किया ताकि वो रोम के एरिया को कैप्चर कर सके, लेकिन वहां पे जो किंग थे इमैनुअल विक्टर थर्ड, वो समझ गए थे कि मुसोलिनी से लड़ना इम्पॉसिबल है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ चर्च पे जिंदा है, चर्च ही हमारी अथॉरिटी है, मिलिट्री नहीं है हमारे पास। तो ही ऑफर मुसोलिनी अ पीएम पोजीशन, और इस तरीके से मुसोलिनी ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने पावर जो है वो अपने हाथ में ली और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया था। सिमिलर प्रोसेस जो है वो हिटलर ने भी नाजी की तरीके से जर्मनी में किया था, इकोनॉमी को नेशनलाइज किया। रेन ऑफ टेरर जिसे कहते हैं ना, वो स्टार्ट हुआ, टोटलिटेरियन रेजिम जो है वो इस तरीके से शुरू हुआ। अगर हम हिटलर की भी बात करते हैं तो सिमिलरली नाजिज्म, नाजिज्म का मतलब फासिज्म ही है, ठीक है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पे। बट ये नाजी पार्टी की वजह से फॉर्म हुआ था, नाजी पार्टी ऐसा करी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नाजिज्म, ठीक है। हिटलर जो थे वो, आप एक नेटफ्लिक्स पे काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, आप देख सकते हो, एविल्स ऑफ हिटलर एंड अनदर स्टोरी ऑफ हिटलर, ये काफी 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज है जिसमें हिटलर ऐसा क्यों था, मतलब क्यों उन्होंने इतनी तबाही मचाई थी, क्यों उनको कंट्री को जीतना था, व्हाई ही वाज अगेंस्ट द ज्यूज, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ है। तो हिटलर भी जो थे वो जर्मनी के अंदर ही बिलोंग टू सोल्जर फैमिली, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रिया के अंदर इनके फादर पोस्टेड थे, ये भी सोल्जर थे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ठीक है। बहुत चीजें थी, ही वेंट टू इटली एंड ऑस्ट्रिया, पेंटर भी थे, ही स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो, बहुत सारी इन्होंने पैम्पलेट्स भी लिखे थे। ही वॉज एक्चुअली mesmerized by the development in Austria at that time, काफी ज्यादा mesmerized थे वो, जर्मनी में बाद में शिफ्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, सब चीजें चल रही है, लेकिन जो ये उनको आर्म्स एंड एमिनेशन देने का जो काम है, जो ब्रिटेन को या जर्मनी को या फ्रांस को जो कर रहे हैं, दैट आर डेवलप इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और वो काम कौन कर रहे हैं, ज्यूज कर रहे हैं। मतलब इनका ये मानना था कि हमारे सोल्जर्स एक तरफ तो मर रहे हैं, लेकिन उनको मारने का काम और प्रॉफिट बनाने का जो काम है वो जूस कर रहे हैं, उनकी उनकी मृत्यु से लाइक दे आर मेकिंग मनी। तो ये चीजें जो थी वो काफी ज्यादा हिट की थी हिटलर को, एंड ही लाइक एक्चुअली वेंट अगेंस्ट द ज्यूज, क्योंकि उन्होंने देखा था वहां पे ऑस्ट्रिया के अंदर, ही वर्कड ऑल्सो, एक कंपनी में काम भी किया उन्होंने, पेंटर की हैसियत से भी किया, देन राइटर की हैसियत से भी किया, लेकिन उनको उतना ड्यू शेयर नहीं मिलता था कभी भी, क्योंकि वो हमेशा एक्सप्लॉइट किए जाते थे बाय द कैपिटलिस्ट। दैट्स व्हाई ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, क्योंकि उनका भी एक जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट इनका एक खुद का भी एक एक्सपीरियंस था और माइंडसेट जो है वो इस तरीके से बन गया था। तो फाइनली जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी भी जो थी वो काफी ज्यादा थी, मतलब लोग इनको पूजते थे, दे वर लिटरली दे वर्शिप हिटलर। हिटलर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था नॉट ओनली इन जर्मनी बट नियर बाय एरिया में, कि जहां पे बहुत सालों से जो कंट्री ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनी थी, वहां पे जब हिटलर ने कब्जा करना चालू किया तो लोग ने ऑटोमेटिकली सरेंडर कर दिया, और लोगों को ये फीलिंग आने लगी कि अब हिटलर आए हैं हमारे कंट्री के अंदर तो ये डेफिनेटली डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी उन्होंने भी बर्लिन मार्च ऑर्गेनाइज की, मुसोलिनी और उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। लेटर ऑन वो जेल में डाल दिया गया था, जहां पे उन्होंने एक बुक लिखी अपने सेक्रेटरी की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड मैन काम्फ, दैट इज मींस मैन काम्फ मींस माई स्ट्रगल। तो उन्होंने ये जो बुक लिखी थी, दैट ही रोट विद द हेल्प ऑफ लाइक देयर इनर सर्कल। हिटलर की भी काफी ज्यादा इनर सर्कल थे, 6 से 7 लोग थे जिन पे वो कंप्लीटली ट्रस्ट करते थे। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि हिटलर ने अपने 6 से 7 हमशक्ल बना रखे थे, ताकि कोई भी उनपे अटैक उस तरीके, रियल हिटलर पे कभी भी अटैक ना कर सके। उनका भी आइडिया था, ही एक्चुअली बिलीव्ड इन अग्रेशन एक्सपेंशनिज्म। उनका मतलब था कि जर्मनी को हमें सबसे बड़ा एम्पायर बनाना है, और जर्मनी एक तभी सबसे बड़ा एम्पायर और सुपर पावर बन पाएगा जब उनके पास पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एरियाज होंगे। He actually advocated the use of force and brutal method, जितना ज्यादा हो सकता है, अगर कोई कंट्री सरेंडर कर देती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कंट्री सरेंडर नहीं करती है तो यूज मैक्सिमम फोर्स एंड ब्रुटैलिटी।
ठीक है। ही एक्चुअली, उन्होंने अपनी स्पीचेस से, पैम्पलेट से, इस तरीके से भाषण दिए लोगों के अंदर कि उन्होंने ये फील करवाया कि जर्मनी के साथ जो है वो काफी बुरा हुआ है, वॉर ह्यूमिलेशन उनके साथ किया गया है, वॉर सबने लड़ा पर सैंक्शन सिर्फ जर्मनी पे लगे और जर्मनी ये डिजर्व नहीं करता था। एंटी जूस आइडियाज थे, तो जूस एंटी जूस आइडिया की वजह से उन्होंने एकदम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स रख रखे थे वहां पे। लिटरली आप डॉक्यूमेंट्रीज भी एक दे रखी है, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर्स और वॉर फ्रॉम द फ्रंट लाइन, ये दो डॉक्यूमेंट्रीज है जिसके अंदर कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर 8 एपिसोड है और एक के अंदर 7 या 8 एपिसोड है। वो आप देखना 16-17 एपिसोड है, उसमें एकदम पूरा वहीं पे शूट कर रखा है। दैट इट जस्ट कि उन्होंने थोड़े टाइम बाद उसको कलर में चेंज कर दिया था, पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट में थी। तो इसके अंदर पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से एंटी जूस मूवमेंट चलाए थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप तो हम हर जगह सुनते हैं, वहां पे हीलियम गैस डाल दी और वो मर गए थे, दैट्स ट्रू। लेकिन उन्होंने लोगों की पूरी ब्रीड चेक की, उनका कलर, उनका मेन हर बॉडी पार्ट, उनको नेकेड कर दिया जाता था और डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से उनकी चीजें चेक की जाती थी कि क्या ये आर्यन रेस से बिलोंग करते हैं, क्या ये जर्मन रेस से बिलोंग करते हैं, क्या ये सुपीरियर रेस है, इनका कलर। और अगर जिनका ये कलर नहीं होता था उनकी आंखें निकाल दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। बहुत ज्यादा ब्रूटल मेथड जो है वो यूज किए गए थे। ठीक है। ही एक्चुअली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल पीस, जस्टिस, डेमोक्रेसी। इनका एक ही मोटो था कि एक ही डिक्टेटर रहेगा और वही रूल करेगा पॉलिटिकली। ठीक है। ही एक्चुअली टारगेटेड सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ही बिलीव्ड इन रेशियल सुप्रीमेसी। अगर नाजी पार्टी की बात करें तो नाजी पार्टी ने 196 सीट जीती थी। ठीक है। बहुत सारे असैसिनेशन जो है उन्होंने एंटी नाजी लीडर पे जो है वो किए थे। ठीक है। लेटर ऑन ही बिकेम द प्राइम प्रेसिडेंट एंड लोग उनको लिटरली एकदम एक वॉरशिप की तरह ही करते थे। ही एक्चुअली कैपिटलाइज सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन विद इन जर्मन बिकॉज ऑफ द ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस, जो कि सैंक्शन उन पे इम्पोज किए गए थे। उन्होंने ये भी बोला कि लोगों की माइजरी जो है, मिजरी जो है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि वॉर की वजह से हमें काफी ज्यादा कुछ सहना करना पड़ रहा है और हमें पैसे भी जो है वो वॉर के अंदर देना पड़ रहा है। उस टाइम पे जर्मनी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन था, ये टॉपिक भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से 1 मिलियन वर्कर जो है वो, जैसे बोलते हैं ना, हाफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी अनएम्प्लॉयड थी। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसकी वजह से हुआ है? दैट इज क्रैश इन द स्टॉक मार्केट इन यूएसए, जिसका इम्पैक्ट जो है वो यूरोप में भी दिखाई देता है। तो इसकी वजह से ये कैपिटलिज्म के काफी ज्यादा अगेंस्ट थे। ठीक है। उसके बाद जो भी धीरे धीरे, आप ये बात बताओ, जो भी धीरे धीरे अपीजमेंट की पॉलिसी, अपीजमेंट भी मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ने, रशिया ने धीरे धीरे अपीज करना शुरू कर दिया था नाजी पार्टी को, क्योंकि उनकी पावर इतनी ज्यादा और उनकी रीच इतनी ज्यादा पड़ गई थी, उसके भी अगेंस्ट थे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इटली के फासिज्म में, जर्मनी के नाजिज्म में डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी भी है, मोस्टली सिमिलर ही है। बोथ एंटी कम्युनिस्ट थे। ठीक है। और और उसके बाद दे बोथ एम फॉर द टोटलिटेरियन regime एंड कंट्रोल इंडस्ट्री। ठीक है। दोनों सफिशिएंट स्टेट कंट्रोल चाहते हैं, सफिशिएंट सेल्फ इकोनॉमी हो एंड स्टेट कंट्रोल हो। बोथ एक्चुअली ग्लोरीफाइड द वॉर, they did not deny the war, they did not feel humiliation of world war 2, world war 1, sorry, they actually glorified the war। ठीक है। उसके बाद they wanted to make a cult, कि उनका कल्ट हो। ठीक है। एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा सुपरवाइज थी, मतलब ब्लाइंड ओबीडियंस ऑफ स्टेट मानना ही पड़ता था। डिफरेंसेस ये थे कि डिफरेंसेस जो है वो ये थे कि नाजी पार्टी जो है वो काफी ज्यादा डेवलप थी और फासिज्म जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ठीक है। इटली का सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं था जितना जर्मनी का था। ठीक है। जर्मनी की जो नाजी की जो पावर है या हिटलर की जो पावर है वो सिर्फ जर्मनी तक कन्फाइन नहीं थी, वो बाकी कंट्रीज के अंदर भी, नियर बाय रीजन में। जर्मन सिस्टम जो है काफी रूथलेस था, आपको फासिज्म के अंदर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैंप वगैरह वगैरह ये सब एट्रोसिटीज, ब्रुटैलिटी नहीं दिखेंगी। बेसिकली नाजिज्म जो था वो एंटी जूस ज्यादा फोकस करते थे, जहां पे भी जूस थे, लाइक रशिया के अंदर, पोलैंड के अंदर, यूएसए के अंदर, सबको उन्होंने मारा था। ठीक है। मुसोलिनी जो था वो मोस्टली रिलीजियस पॉलिसी उन्होंने ज्यादा डेवलप की थी, बट हिटलर ने एज सच रिलीजियस पॉलिसी जो है वो कुछ डेवलप नहीं की थी।
तो यही जो है वो इंटर वॉर पीरियड था, और इस पीरियड के अंदर धीरे धीरे क्या क्या ऐसी चीजें इवेंट्स हुए दैट एक्चुअली लेड टू द वर्ल्ड वॉर 2, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो आप हिटलर के बारे में शेयर करना चाहते हो या मुसोलिनी के बारे में शेयर करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या मेरी जो लर्निंग मिलती है मुझे बुक्स या फिर नेटफ्लिक्स या फिर डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और इफ यू हैव एनी सजेशन टू गिव मी, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।